सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। 12वां घर क्या है? 12 घर के अंतर्गत 12वां घर का वास्तविक स्तर क्या है? और यहाँ यदि 9 ग्रह बैठेंगे तो आपके जीवन में उसका क्या प्रतिफल मिलेगा? फलादेश के लिए धैर्य और साहस पूर्वक पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। इसमें हमने किसी तरह का कोई राशि नहीं चुनाव किया है, केवल 9 ग्रहों की चर्चा ही करेंगे। 12वां घर है क्या? जातक के जन्म के बाद मृत्यु के समय किए गए कर्मों का प्रतिफल बताता है 12वां घर, और मोक्ष या बंधन का दर्शन भी करवाता है 12वां घर। 12वां घर वास्तव में चाचा का है, बुआ का है, मामी का है, मौसा का है, क्योंकि 10वां घर यदि पिता है तो 10वें से ठीक तीसरा घर 12वां घर बनता है पिता के छोटे भाई बहनों का। और छठा घर यदि मामा का है, मौसी का है छोटी, तो मौसा और छोटी मामी के बारे में भी दर्शाता है। पैर की पिंडलियों में, तलियों में, यहाँ पर काल पुरुष में जो कल्पना की गई है वो 12वें घर से की गई है। तो जातक भोग और मोक्ष दोनों को कैसे हासिल करता है, 12वें घर से इसका अनुभव किया जा सकता है। जन्म कुंडली में 12वां घर बड़ा महत्वपूर्ण है। आगे हम चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल ये वीडियो का जो हमारा एक चल रहा था संकलन, उस संकलन को हम यहाँ आज पूर्णाहुति देंगे, यानी 12 घरों तक 9 ग्रहों की स्थिति। इस संदर्भ को हम लेकर चलते हैं सूर्य से। जन्म कुंडली में 12वें घर में यदि सूर्य बैठेंगे तो आपके जीवन में क्या प्रतिफल होगा? पहली बात तो ये जान लीजिए, 12वें घर में बैठे हुए सूर्य हमेशा उस राशि से ताल्लुक रखते हैं जिस राशि पे वो बैठेंगे। मान लो 12वें घर में मेष राशि है तो यहाँ पर मंगल के हिसाब से सूर्य चलेंगे। मान लो यहाँ पर कन्या राशि है तो बुध स्वामी हुए कन्या के, तो बुध के हिसाब से सूर्य चलेंगे। इतना आपको हम बता देते हैं। 12वें घर में यदि सूर्य होंगे तो सूर्य 12वें घर में होने पर एक गर्म, ज्वलनशील और तापदायक ग्रह हैं। लिहाजा जब 12वें घर में सूर्य बैठेंगे तो जातक के निजी जीवन में, शयन कक्ष वाले जीवन में बहुत बड़ा प्रतिघात भी करने वाले हैं। 12वें घर में जब सूर्य बैठेंगे तो जातक को प्रायः जीवन साथी की तरफ से समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यहाँ से बैठ करके यज्ञ, दान, तप यदि ये व्यक्ति करता है तो इसका प्रतिफल इस व्यक्ति को अपने वैवाहिक जीवन में अच्छा प्राप्त होगा। इसलिए 12वें घर में सूर्य होने पर बाएं नेत्र को भी पीड़ा इत्यादि का भय बना रहेगा। और यहाँ पर जब चंद्रमा बैठेंगे, सुखेश, चंद्रमा को सुख का इष्ट कहा गया है, तो ऐसे में जातक को प्रायः शयन सुख तो मिलेगा, पत्नी भी पूर्ण सुख देगी, परंतु जातक अपने धन का बहुत सारा भाग लोगों की सेवा में, व्यय में, व्यर्थ के कार्यों में खर्चा करेगा। तो ऐसे में अधिकतर ऐसे जीवन साथी के साथ आनंद लेते समय भी कई बार लोग अपना धन अधिक आनंद लेने में खर्च कर देते हैं, अपने मकान, वाहन की साजो सज्जा में लगे रहते हैं और उसमें अपना धन इनका बहुत ज्यादा व्यय होता है। चंद्रमा सुख का कारक है, वाहन का कारक है, भूमि का कारक है। 12वें घर में चंद्रमा होंगे तो चंद्रमा भी दूसरे राशि के अनुसार ही प्रतिफल देंगे। मतलब अगर मान लो मीन राशि में चंद्रमा बैठे 12वें घर में, तो बृहस्पति के ऊपर सारा डिपेंड करेगा। बृहस्पति जहां भी बैठे होंगे उसी प्रकार का प्रतिफल देंगे चंद्रमा। चंद्रमा और सूर्य दोनों द्वादश और द्वितीय भाव में जब होते हैं
तो ये पर साहचर्य के मुताबिक आपको प्रतिफल देते हैं। तो चंद्रमा पर साहचर्य के मुताबिक यहाँ बैठ करके आपको बुरा फल तो नहीं देंगे, लेकिन उस ग्रह के अनुसार फल देंगे जिस राशि में वो बैठे होंगे। ठीक है? तो मातृपक्ष से बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा। जमीन जायदाद से, वाहन के व्यापार से बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा। दूध और पानी के व्यापार से बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा। 12वें घर में चंद्रमा यदि बैठे होंगे तो मन ज्यादातर कल्पित रहेगा, परेशान रहेगा, बीपी हाई लो होता रहेगा। लिहाजा 12वें घर में चंद्रमा का प्रतिफल व्यय ही कहा गया है। परंतु फिर भी ऐसा व्यक्ति मस्त अपनी मस्ती में रहता है, चाहे बस्ती में आग लगे, लेकिन अपनी मस्ती में ये कमी नहीं करता। यदि 12वें घर में मंगल बैठेगा तो मंगल का प्रभाव क्या होगा? मंगल छोटे भाई का कारक है, पुरुषार्थ, साहस, बल, पराक्रम का कारक है। 12वें घर में जब मंगल बैठेंगे तो आपकी जन्म कुंडली मंगलिक हो जाएगी। मंगल अग्नि, दाह, क्रोध, साहस, बल, पराक्रम इत्यादि का द्योतक है। यहाँ पर दुस्साहसी बनाएंगे मंगल, व्यर्थ के अपवाद, लड़ाई झगड़े और कोर्ट कचहरी के मुकदमों में फंसाएंगे। मंगल यहाँ बैठ के जातक को अपने स्त्री से पूर्ण सुख नहीं प्राप्त होने देंगे। दूसरी स्त्रियों के चक्कर में ज्यादातर इसका मन रहेगा। 12वें घर में जब मंगल होंगे तो प्रायः ऐसे जातक क्रोधी, लड़ाकू प्रकृति के होते हैं, पत्नी के लिए भारी होते हैं, जीवन साथी के लिए भारी होते हैं। अगर स्त्री है तो पुरुष के लिए और पुरुष है तो स्त्री के लिए, क्योंकि इनकी जो एक दृष्टि है चतुर्थ में जाती है, एक दृष्टि सप्तम जाती है, एक दृष्टि अष्टम जाती है। तो चतुर्थ मतलब तीसरा भाव जो है चतुर्थ दृष्टि से छोटे भाई बहनों के घर में देख करके मंगल छोटे भाई बहनों को बहुत ज्यादा जो सुख का भाव देखा गया, उनसे संतुष्टि नहीं होती। ऐसे व्यक्ति के छोटे भाई बहनों से विचारधाराएं नहीं मिलेंगी और प्रायः छोटे भाई बहन स्वार्थी प्रकार के होते हैं। ऐसे जातक का बल, पराक्रम व्यर्थ हो जाता है, साहस इत्यादि व्यर्थ हो जाता है। ठीक समय पर उसके अपने लोग ही उसको अपना धोखा दे देते हैं। जातक के पेट में गैस, अजीर्ण, स्वास्थ्य में बाधा और उदरस्थ बीमारियां, परेशानियां लगी रह सकती हैं, क्योंकि एक दृष्टि अष्टम दृष्टि सप्तम घर में जाती है तो पत्नी का स्वास्थ्य, पहली पत्नी की मृत्यु इत्यादि का कारक भी मंगल बन जाएंगे। लिहाजा ऐसे में जातक केवल और केवल हिम्मत, मेहनत खूब करने के बावजूद भी उसके हाथ में कुछ लगता नहीं, लिहाजा परेशान रहता है। आई थिंक अब बुध को यहाँ पर देखते हैं। बुध अगर 12वें घर में बैठेगा तो वाणी का दोष पैदा करेगा, मूर्खता का स्वभाव बनाएगा, भोला भालापन आ जाता है। ऐसा जातक बनता तो बड़ा बुद्धिमान है, लेकिन समाज में बहुत अधिक धनवान नहीं बन पाता और परिहास का विषय बन जाता है। पीठ पीछे इसकी लोग निंदा करते हैं। जब बुध 12वें घर में बैठेगा तो छठे घर को सप्तम दृष्टि से देखेगा। नसों में, नब्जों में, सिर में, कनपटियों में और पेट इत्यादि की नाड़ों में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कई बार 12वें घर में बुध बैठा हो तो ग्रंथि रोग दे देता है, दांत में, कान में पीड़ा इत्यादि दे देता है। तो ऐसा जातक बहुत सूझबूझ वाला नहीं कहा जा सकता। जिसने जो कहा उसका कहना मान लिया और उसी के अनुसार कर दिया, यानी पराये विचारों से चलने वाला व्यक्ति अपने विचारधाराओं को स्वतंत्र नहीं रख पाता। ये हो गया 12वें घर में बुध का फलादेश। जब द्वादश स्थान पर देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे तो जातक का स्वभाव क्या होगा? भोला भाला, दौड़ में चलने वाला घोड़ा। मतलब ये जो बृहस्पति बैठेगा यहाँ
यदि ये यज्ञ, हवन, जप, तप करेगा तो इसको जीवन का प्रतिफल मिलेगा। बेशक इस व्यक्ति का अंतिम समय बड़ा अच्छा होगा, ईश्वर की कृपा इसको प्राप्त होगी, लेकिन जीवन भर ये तंग हाल रहेगा। बहुत धन नहीं इकट्ठा कर पाएगा, परंतु दानी जरूर बनेगा। समाज में इसका बहुत बड़ा नाम नहीं हो पाता। अब राशि के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी अगर राशि 12वें घर में ऐसी है कि बृहस्पति को सपोर्ट करती है, तो वो बृहस्पति को लाभ दे सकता है। अदरवाइज 12वें घर में बृहस्पति अच्छा नहीं होगा। कोई भी सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह 12वें घर में अच्छा नहीं होता। ये पहले ही आपको पता है, नहीं पता है तो अब जान लीजिए। 12वें घर में शुभ ग्रह लाभ नहीं देंगे। छठे, 12वें और तीसरे, 11वें, 8वें इन स्थानों में अगर क्रूर ग्रह होंगे तो ज्यादा प्रतिफल देंगे। तो बृहस्पति की एक दृष्टि, जो कि पंचम दृष्टि, माँ के घर को देखती है। ऐसा व्यक्ति माँ का बड़ा भक्त होगा, माँ के बिना नहीं रह पाता। माँ की सेवा, शुश्रूषा, माँ के प्रति उदारता इत्यादि रखने वाला होता है और जातक लाडला होता है। लेकिन ये जातक बहुत ज्यादा पूजा पाठ में, बाहरी दिखावों में, आडंबर में नहीं फंसता। लिहाजा इस व्यक्ति से पंडित लोग थोड़ी ईर्ष्या ही करते हैं। और हालांकि ये साधुओं का संग करेगा, अपनी मस्ती में रहने वाला। एक दृष्टि अष्टम स्थान पर बृहस्पति की जाएगी, लिहाजा आंतरिक खोज करवाएगा। 12वें घर में बैठा हुआ देवगुरु बृहस्पति अंतर की खोज अच्छी करवाएगा। बेशक धन, आमदनी, पुत्र और भाग्य साथ ना दे, लेकिन फिर भी ये जातक अपनी अंतिम अवस्था को मजबूत कर लेता है, मोक्ष का भागी भी बनता है, मेरा विचार है। बाकी आप खुद अपनी कुंडली में देख करके हमें बताएंगे। यहां पर यदि शुक्र है तो शुक्र यहां अच्छा प्रतिफल देगा। जातक की पत्नी सुंदर देह वाली, कंचन वर्ण वाली, जातक की पत्नी भले ही बहुत गोरी ना हो, लेकिन अपने पति को अपने प्रेम के वश में रखने वाली, तथा पति को अपने काम केली से, काम क्रीड़ा से, स्नेह से, सेवा से अपने वश में रखती है। अर्थात जिस व्यक्ति का 12वें घर में शुक्र बैठा होगा, उसको अपनी स्त्री से ही पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होगी। वो किसी भी और स्त्री की तरफ बहुत ज्यादा देखेगा ही नहीं, और देखेगा तो समझना कि 12वें घर में शुक्र दूषित है। जब 12वें घर में शुक्र बैठा हो और फिर भी जातक अन्य स्त्रियों की तरफ काम भाव से देखता हो, तो उस जातक को समझो कोई न कोई ऐसा ग्रह शुक्र को दूषित कर रहा होगा, जो दूसरी स्त्रियों की तरफ खींचता है। जबकि यह व्यक्ति अपनी स्त्री से पूर्ण रूपेण संतुष्ट, धन, संपत्ति, समृद्धि, वाहन इत्यादि से संपन्न होगा। जातक जब अपनी स्त्री में ही प्रेम स्नेह रखता है, तो एक प्रकार का उसका धर्म सफल कर देता है। तात्पर्य है, भोगवादी केवल अपनी स्त्री के साथ है, दूसरी स्त्रियों में नहीं है। इसका पाप उसे नहीं लगता। इसलिए द्वादश स्थान पर शुक्र वैभव, वाहन, भूमि, सुख समृद्धि, बिस्तर का सुख इत्यादि अवश्य ही देता है। ऐसा स्पष्ट ज्योतिष मनीषियों का मत भी है, और वही चीज मैंने आपके साथ दोहराई है। यहां से बैठ करके शुक्र सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे। लिहाजा कभी कभार क्या होता है कि मामी इत्यादि के साथ लग्न में, 12वें घर में लग्न से मामी का घर होता है, तो छोटी मामी इत्यादि के साथ जातक नाहक कलंक इत्यादि लगने की संभावना बन जाती है। मौसी से बहुत ज्यादा सुख नहीं होगा इस जातक को, और ना ही चाचा चाची से बहुत ज्यादा सुख होगा। लेकिन ऐसे जातक को विवाह के बाद सफलताएं मिलती हुई देखी गई है। 12वें घर में जब शनि देव बैठे होंगे, तो शनि देव यहाँ के कारक हैं। मजबूत करेंगे, कमजोर करेंगे, ये देखना है। किस राशि में बैठे हैं ये देखना है। जिस राशि में बैठे होंगे उस राशि के मुताबिक शनि का कर्म
इनके ऊपर लागू होगा। 12वां घर व्यय है, लिहाजा शनि यहाँ बहुत ज्यादा बैठ करके आपको सुख सुविधाएं नहीं देंगे, आपकी वाणी को कटु बनाएंगे। तीसरी दृष्टि से कुटुंब भाव को शनि की एक दृष्टि देख रही है, लिहाजा वाणी में, कुटुंब में कलह, धन संपत्ति का सर्वथा अभाव, और जातक मस्त मौला तो होता है लेकिन आलसी भी होता है, बिस्तर पर कहो पड़ा रहे। हालांकि 12वें घर में यदि शनि बैठा और शुक्र बैठा हो तो जातक विद्या का व्यसनी होता है, ऐसा स्पष्ट है। जिस काम में लगेगा उस काम को पूरी मस्ती से करेगा। व्यसन कोई ना कोई 12वें घर में बैठ करके शनि जरूर दे देते हैं। एक दृष्टि सप्तम छठे घर में जाती है, लिहाजा पेट के रोग इत्यादि हो सकते हैं। पुनः शारीरिक स्वास्थ्य में शनि की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और कोर्ट कचहरी मुकदमे इत्यादि की तरफ भी शनि के कारण आपको भागना दौड़ना पड़ सकता है। व्यर्थ के अपवादों से ऐसे लोगों को घिर कर रहना पड़ता है। हालांकि शनि किसी का नुकसान नहीं करते, लेकिन आपके पैरों में जरूर तकलीफ देंगे। व्यर्थ की दौड़ भाग, बहुत अच्छा सुख साधन नहीं दे पाएंगे। शनि की एक दृष्टि भाग्य भाव को बिगाड़ती भी तो है ना, तो भाग्य को नुकसान करती है। तो ऐसा जातक प्रायः जो है उदासीन हो जाता है, साधु संतों पूजा पाठ इत्यादि से विरक्त भी हो जाता है। बहुत ज्यादा पूजा पाठ ही नहीं होता, अपने आप में एकांत में बैठ करके अपनी मस्ती में रहना इसको पसंद होता है। राहु अगर 12वें घर में बैठे होंगे तो जातक को सर्प से भय होगा, चोट से भय होगा, कुत्ते से भय होगा, सींग वाले जानवर से भय होगा। राहु की वजह से भी जातक में आलस्य, कटुता, उदासीनता भरी रहेगी, और जातक व्यर्थ का भ्रमण करेगा, रात्रि जागरण ज्यादा करेगा, दिन में सोएगा। एक्टिव रात में होगा, दिन में एक्टिव नहीं होगा। शारीरिक स्वास्थ्य, व्यर्थ के अपवाद, लड़ाई झगड़े, शत्रु पक्ष इत्यादि की तरफ ज्यादा मन भागेगा, अवसाद देगा। राहु की एक दृष्टि मात्र पक्ष को भी खराब करती, पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को राहु की दृष्टि यानी माँ के सुख को खराब करती है। पुनः चाचा और चाची, मामी, मामा, छोटे खास तौर से, और बुआ इत्यादि से इनकी विचारधाराएं नहीं मिल पाती। जातक के ब्रेन में माइग्रेन वगैरह की तकलीफ हो सकती है, रीढ़ में तकलीफ हो सकती है, पैर में चोट जख्म जरूर बन सकता है। राहु की एक दृष्टि जो नवम है वो अष्टम स्थान को देखती है, लिहाजा मृत्यु का जो घर है अष्टम, वहां देखने के कारण राहु जातक को कई बार भूत प्रेत बाधा इत्यादि से भयभीत भी करते हैं। अगर ये जातक भजन पूजन ध्यान और स्मरण करते हैं, एकाग्रता के साथ मेडिटेशन करते हैं, तो इनको समस्याओं से छुटकारा मिलकर के पुनः ऐसे जातक अच्छे मनीषी निकलते हैं, अच्छे बुद्धिमान होकर के विचारक निकलते हैं, विज्ञान इत्यादि पे खोज करते हैं। जब केतु यहाँ बैठेंगे तो केतु भी मंगल की तरह हैं। मंगल का पूरा असर केतु में होता है। 12वें घर में मंगल केतु बैठे होंगे तो जो सांसारिक सुख होता है, जो पारिवारिक सुख होता है, भोग सुख होता है, उसमें हानि करेंगे, लेकिन योग सुख जरूर देंगे। मोक्ष पद के अधिकारी बनाने वाले केतु हैं। 12वें घर में जब केतु बैठेंगे, मातृ पक्ष को परेशानी होगी, बीपी माँ का हाई होना, ब्लड प्रेशर के कारण हार्ट अटैक इत्यादि हो जाना कारण बनता है। मकान गिरा करके बनाया जाता है। एक मकान में ऐसा जातक जिंदगी भर नहीं रहता, मकान बदलते रहते हैं। कई बार जातक को किराए पे भी बहुत समय काटना पड़ता है। देश विदेश में इनका परिभ्रमण होता है। योग मार्ग में ऐसे लोग प्रबुद्ध होते हैं और वे नाम उत्पन्न कर सकते हैं यदि केतु शुभ है तो, क्योंकि 12वां घर भोग का है, पत्नी के सुख का है, तो केतु यहाँ बैठ करके पत्नी और भोग के सुख को कम करेंगे। मंगल की तरह है,
पत्नी का विनाश करते हैं। आई थिंक, मेरा विचार है। तो केतु यहाँ पर बैठ करके जातक को कुल मिलाकर के दुनियावी सुखों से परे करके ईश्वर की ओर ले जाते हैं, और ईश्वर की ओर वही जाता है जो बहुत सारे कष्ट प्राप्त करता है। हर लाइन से, हर फील्ड से निराशावादी हो जाता है, तब वह ईश्वर की तरफ जाता है। ईश्वर की तरफ जाने के कारण इसका अंतिम लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति हो जाता है, और मोक्ष का भागी इसीलिए बनता है। कुल मिलाकर के 9 ग्रहों का ये प्रतिफल आपके जन्म कुंडली में कैसा घटित हो रहा है, इसकी प्रतीक्षा हमें रहेगी। तो ये जो श्रृंखला है हमारी 9 ग्रहों की 12 घरों तक, यहाँ पर हम आज यात्रा को विराम देते हैं। पुनः जो लग्न में प्रत्येक लग्न के अनुसार ग्रहों का फलादेश है, वह एक श्रृंखला हम चला रहे हैं, जिसमें मिथुन राशि तक हमने आपको सभी ग्रहों का फलादेश दे दिया है। आगे कर्क से लेकर के मीन तक हम लग्न और पुनः 12 घरों में प्रत्येक राशि पे ग्रहों का फलादेश आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, और कैसा लगता है हमें इस विषय में भी जरूर बताइएगा। तो वीडियो हालांकि बहुत प्रयास करता हूँ छोटा बने, फिर भी बड़ा बन गया, क्षमा करेंगे हमारे दर्शक भाई बहन। पुनः हम अगले वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक आशा करते हैं आप सब लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे और आनंद से सकारात्मक रह करके ईश्वरवादी बने, अवसरवादी न बने, किसी के काम आए, कमाने का नहीं, जीवन में काम आने का लक्ष्य बनाए। जरूर से जरूर आपको सफलता मिलेगी। जो लक्ष्य को लेकर चलता है वही सफल होता है। रास्ते में भटकना नहीं, चलते रहना, हारना नहीं, हरि स्मरण करना, आपको बल मिलेगा, पराक्रम मिलेगा, बुद्धि मिलेगी। जय श्री कृष्ण, नमस्कार, प्रणाम।